नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक नोवेला है, असल में ये नॉवेल नहीं है, नॉवेल से थोड़ा अलग होता है नोवेला। ये थोड़ा साइज़ में छोटा होता है नॉवेल से कंपेयर करें तो। और इसको जो लिखा था उनका नाम है जोसेफ कॉनराड। तो इसका पब्लिकेशन डेट भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो कि है ना 1899। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। ये पिक्चर आपको कुछ समझा जरूर रहा होगा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं कि पावर ऑफ इम्पेरियलिज्म, या फिर हम कह सकते हैं उपनिवेशवाद जो चल रहा था पूरी दुनिया में। और ये ऑब्वियसली यूरोपियों द्वारा हो रहा था, मतलब यूरोपियंस इसे कर रहे थे। तो यहाँ पे भी इसी का असर दिखाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक इंसान के हाथ में चाबुक है और बाकी मेहनत कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे स्लेव है और ये कोई यूरोपी ज़रूर होगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ मैंने एक मैप बनाया है। इस मैप को आप थोड़ा सा समझ लीजिए तो थोड़ा बहुत हार्ट ऑफ डार्कनेस टाइटल को भी इसमें मैं शामिल कर दूंगा। किस तरह से? क्योंकि ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये जो नाम है इसका, इस नॉवेल का या नोवेला का हम कहेंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये अफ्रीका है और अफ्रीका को यूरोपी, ठीक है, उसे यूरोपी इस अफ्रीका को मानते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब डार्क क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सभ्यता सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके हिसाब से बाकी सब सभ्यता जो है वो डार्क है। तो ऑब्वियसली तो उन्हें ये तो और भी ज़्यादा डार्क लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सभ्यता है, सभ्यता का इतिहास बहुत ही मतलब कमज़ोर है। हालांकि इजिप्ट वहीं से आता है। तो अगर हम बात करें तो उनके सोच की, उन्हें लगता है कि ये डार्क इसलिए क्योंकि इन पे एनलाइटमेंट नहीं हुआ है, इन पर प्रकाश नहीं गया है, ठीक है, नई दुनिया का। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इनको प्रकाशित करे। तो समझ लीजिए कि ये खुद को बड़ा बॉस मानता है और इस अफ्रीका को छोटा दर्जे का मानता है। और ये हार्ट ऑफ डार्कनेस इसलिए क्योंकि ये जो कहानी है वो कॉन्गो की है। और कॉन्गो कहाँ स्थित है? कॉन्गो आपका एकदम बीचों बीच है। तो जैसे हृदय बीचों बीच होता है सीने के, तो ये भी बीचों बीच है। तो ये हार्ट हो गया और डार्कनेस मतलब अफ्रीका हो गया। तो इसलिए इस टाइटल को थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर रहा है ये मैप। ठीक है, तो इसी को समझते हैं। अभी चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी में क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, ये जो है मार्लो, ये कहानी का नरेटर है। तो ये मूल चरित्र है यहाँ का। इसके साथ साथ और एक चरित्र के बारे में बताना पड़ेगा जो कि ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है दोस्तों कर्ट्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो कहानी में और भी कुछ कैरेक्टर्स आते जाएंगे, तो चलिए कहानी पे डायरेक्ट घुस जाते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है थेम्स रिवर से, जो कि ना लंदन में है। तो दोस्तों इस रिवर के ऊपर जो बोट खड़ा हुआ है, वो उस बोट पे हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट आपको दिख रहा है वो भी है, जिसका नाम है मार्लो। और उसके साथ उसके और भी 3 दोस्त हैं। तो कुल मिला के 4 जन हैं और वो बोट के छत पर पूरी रात बिताते हैं। अब ये जो मार्लो है वो अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाता है और कहता है जब वो यंग था तो वो अफ्रीका गया था, जो कॉन्गो एक देश का नाम बताता है। अफ्रीका में कॉन्गो में गया था और उसे बहुत ही शौक़ था वहाँ पे जाने का। वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि वो कब कॉन्गो जाए। और उसे उसका नसीब अच्छा रहता है कि उसे वहाँ पे एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी मिल जाती है उसके आंटी के सहारे। ठीक है, तो वो एज अ पायलट स्टीम बोट पे अपॉइंट किया जाता है। और जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली है उस कंपनी का काम है आइवरी कलेक्ट करना और उसका बिजनेस करना, मतलब हाथी दांत का व्यापार करता था वो कंपनी। तो सबसे पहले नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो हेडक्वार्टर जाता है और हेडक्वार्टर जाने के बाद फिर वहाँ से वो अफ्रीका की तरफ मूव करता है। और वो जिस कंट्री में जाने वाला होता है वो है कॉन्गो, जो कि ना एकदम बीच में है, मिडिल में है। तो मैंने ये पहले ही आपको अफ्रीका का मैप जो दिखाया था उससे रिमाइंड कीजिए, और बीचों बीच वो अवस्थित मिलेगा, जिसका अभी नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक और मैटर आता है कि यहाँ पे आपको मैंने ये कॉन्गो का मैप बना के दिया है।
यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये स्टेशन 1 है और ये स्टेशन 2 है, और अंदर जाके स्टेशन 3 होता है। ठीक है, अंदर जाके स्टेशन 3 आएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा मार्लो रहता है। ठीक है, ये मार्लो रहता है यहाँ पे, तो उसको वहाँ तक पहुँचना है, अल्टीमेटली वो वहाँ तक पहुँचेगा भी। तो अगला जो किस्सा है वो देखता है जब वो जा रहा होता है उसी नदी से अपना नदी की यात्रा प्रारंभ करता है, तब वो देखता है कि एक फ्रेंच शिप जो है उसके आगे आगे है और वो पीछे है मार्लो का शिप, और वो देख रहा है कि वो नेटिव्स के साथ वहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नेटिव्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे फायरिंग चल रहा है। और देखिए नेटिव्स लोग भी है यहाँ पे, वो हाथों में कुछ भाला वाला लेके उन्हें मार रहे हैं, और फ्रेंच भी यहाँ पे उनको अटैक कर रहा है, और उसके पीछे मार्लो का शिप है। तो इससे वो परिस्थितियों को आंकने की कोशिश करता है। अच्छा, तो जब वो आउटर स्टेशन में पहुंचता है, तब उसे दिखता है कि वहाँ पे जो नेटिव्स है उनको स्लेव बनाया गया है और उनसे मेहनत करवाई जा रही है। और वो कौन करवा रहे हैं? यूरोपियंस। और साथ ही साथ ये जो है उन्हें क्रिमिनल्स कह के बुलाते हैं, हालांकि वो तो थे स्लेव्स, मगर उनका मानना था कि ये लोग क्रिमिनल्स है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी जो है हमारा मार्लो वो यहाँ के अकाउंटेंट से मिलता है, और वो मेंशन करता है अबाउट अ रिमार्केबल पर्सन जिसका नाम है कर्ट्स। और ये जो कर्ट्स है वो कहाँ रहता है वो भी बताता है। वो बताता है कि ये इनर स्टेशन में रहता है, जो कि ना 3rd स्टेशन है, लास्ट। और वो मार्लो से कहता है कि ये जो आदमी है ना ये बहुत ही टैलेंटेड है। और दूसरी बात है, ये उसके शिप के बारे में भी बताता है कि तुम्हारा जो शिप है वो डैमेज हो चुका है, वो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, उसे तकरीबन 3 महीने लगेंगे उसको रिपेयर करने में। ये सुनते ही मार्लो का दिमाग ख़राब हो जाता है और बोलता है कि जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो सके। वो असल में जाना चाहता है। अब फिर से आते हैं कर्ट्स के बारे में। कर्ट्स के बारे में अकाउंटेंट कहता है कि ये बहुत ही काबिल व्यक्ति है। ये ऐसा व्यक्ति है कि अकेला ही 10 बंदों का काम कर लेता है। जो हाथी दांत उन्हें मतलब आइवरी 10 आदमी ला के देते हैं, उसके बदले ये अकेला आदमी ही कर देता है। और ये कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिट का आदमी है, ये बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति है उनके लिए। तो इस बीच मार्लो एक दिन अपने शिप को देखने जाता है कि क्या कंडीशन में है। तब वहाँ पे जाके वो वहाँ के लोगों से, मतलब जो लोग रिपेयर करते हैं, उन्हें चेक करने के लिए वो अंदर घुसता है शिप के अंदर। अब जब वो शिप में जाता है तो देखता है कि 2 लोग बाहर बातें कर रहे हैं। तो वो उनकी बातें कान लगा के सुनता है चुपके से, जिसमें शामिल था जीएम यानी जर्नल मैनेजर और ब्रिक मार्क। तो ये दोनों क्या बात कर रहे थे? वो दोनों बात कर रहे थे किसके बारे में? कर्ट्स के बारे में। कर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कि ये जो बंदा है ना, ये हम लोगों का काम ख़राब कर दे रहा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, इसकी वजह से हमारा भाव कम हो जा रहा है मार्केट में, तो इसको अपने लाइन से तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बातें सब वो सुन लेता है। कौन सुन लेता है? हमारा मार्लो। तो भैया अभी तो 3 महीने हो चुके हैं और शिप भी रिपेयर हो चुका है, और हमारा जो मार्लो है वो क्या है, मिलना चाहता है। किससे मिलना चाहता है? हमारे कर्ट्स भाई साहब से। ठीक है, तो इनसे उसे मिलना है, तो इनसे मिलना है, बहुत उत्सुक है। तो वो क्या करता है, अपना जर्नी स्टार्ट करता है, और वो जर्नी बहुत ही लंबा जर्नी होता है। ये जर्नी तकरीबन 2 महीने का होता है, और बीच रास्ते में उसे कुछ मुसीबतें भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं उनके रास्ते में एड़ा बनते हैं। तो कहीं पे देख रहे हैं कि वो ड्रम बजा के रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और तो कहीं पे वो लोग वहाँ पे फॉग कर दे रहे हैं, पूरा जगह कोहरा कर दे रहे हैं। तो इन सब मुसीबतों को झेलते हुए वो निकलते हैं। मगर तो आगे क्या होता है, जब वो आगे और बढ़ते हैं तो उनके सामने और एक मुसीबत आ जाती है कि उनके शिप में भी अटैक होता है। और बुरी बात तो ये होती है कि उनका एक मेंबर भी वहाँ पे मारा जाता है इस अटैक की वजह से, नेटिव अटैक की वजह से। तो जब वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे इनर स्टेशन पे, जहाँ पे कर्ट्स है उनके हिसाब से, तो वो वहाँ पे एक रशियन ट्रेडर से जाके मिलते हैं। मतलब उनके पास मिलने आता है रशियन ट्रेडर, और वो कहता है कि जो कुर्ट्स है वो बहुत ही, उसका तबीयत ख़राब है, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। तो इसका मतलब कर्ट्स अब इस तरह का नहीं हो चुका है, बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, एकदम बीमार व्यक्ति बन चुका है।
हाँ, एक तसल्ली तो है कि कर्ट्स ज़िंदा तो है। अब इनका जो जनरल मैनेजर है वो जाता है कर्ट्स को लाने, तो और इस बीच मार्लो और रशियन ट्रेडर जो है ये आपस में बात करने लगते हैं और कहता है कर्ट्स जो है यहाँ का देवता बन चुका है, यहाँ के नेटिव्स उसे देवता के रूप में देखते हैं और हर बंदा यहाँ का उसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। अभी जो जीएम है और उसके साथ कुछ और बंदे रहते हैं, वो क्या करते हैं, कर्ट्स को अपने साथ स्ट्रेचर में लेके आ रहे होते हैं, मगर जो नेटिव्स होते हैं वो इनको रोकते हैं कि कर्ट्स को ले जाने नहीं देंगे। और उन नेटिव्स में से एक औरत को देख के ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मिस्ट्रेस हो सकती है, मगर कर्ट्स उन सभी को रोकता है और मना करता है और उसके मना करते ही सभी पीछे हट जाते हैं। जैसा कि आपको पहले भी दिखाया कि कर्ट्स ने मार्लो ने से जनरल मैनेजर की बातें सुन ली थी, तो वो यहाँ पे रशियन ट्रेडर से कहता है कि आप यहाँ से भाग जाइए, अन्यथा आपको भी मारा जाएगा। जिस तरह से वो प्लान कर रहे थे कि कर्ट्स को रास्ते से हटाना है, तो वो आपको भी हटा सकते हैं, आप यहाँ से भाग जाइए। तो ये कहते ही जनरल मैनेजर समझ जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। तो अगली दोपहर ये लोग निकलने के लिए रेडी होते हैं और उसी टाइम वहाँ पे जो नेटिव्स होते हैं वो किनारे में आ जाते हैं नदी के और चीखने लगते हैं। वो अपना दुख प्रकाश करते हैं, किसके लिए, कर्ट्स के लिए। और दूसरी तरफ कर्ट्स का तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है, मतलब टिकट कंफर्म है। और वो मार्लो से भी कहता है कि उसका टाइम आ गया है, मतलब सबका टाइम आता है तो उसका भी टाइम आएगा, तो आ गया है। कर्ट्स को ये पता चल गया है और कर्ट्स कहना चाहता है उससे, और आखिरी जो वर्ड होता है कर्ट्स का वो कहता है द हॉरर, द हॉरर। इसके अलावा कुछ नहीं बोलता है और गया। और जब वो लोग शिप में खाना खा रहे दोपहर का खाना, तो उस टाइम एक इंसान दौड़ते उन्हीं के बीच का एक इंसान दौड़ते हुए आता है और कहता है कि कर्ट्स नहीं रहा। मगर मरने से पहले कर्ट्स मार्लो को कुछ डॉक्यूमेंट्स देके जाता है और कर्ट्स भी इसके बारे में कुछ किसी को बताता नहीं है। कर्ट्स नहीं, मार्लो किसी को कुछ बताता नहीं है और चुपके से वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और सीधा यूरोप निकल लेता है। और जब कर्ट्स यूरोप पहुंच जाता है तो वहाँ पे मैं कर्ट्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे मार्लो जब यूरोप पहुंच जाता है तो कर्ट्स के कुछ रिलेटिव्स उसके पास आते हैं और वो उसको दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स उन्हें सौंप देता है। तो दोस्तों आखिर में उसके पास एक औरत आती है जो कि ना उसकी फियांसे थी कर्ट्स की, तो वो उसके बारे में पूछती है। तो ये मार्लो उसका बहुत ही तारीफ़ करता है और वो आखिर में पूछती है कि उनके आखिरी वर्ड क्या थे, कर्ट्स के आखिरी वर्ड क्या थे। तो वो कहता है कि आपका नाम, उन्होंने आपका नाम ही लिया था, उसके आखिरी वर्ड यही थे। तो इस तरह से वो औरत वहाँ पे रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर से दोस्तों हम आ जाते हैं थेम्स रिवर पे। यहाँ पे फिर से वो बोट, मतलब यानी कहानी ख़त्म हो चुका है। वो दोस्तों को कहानी सुना चुका है, मगर कहानी सुनाने के बाद जो माहौल है वो पूरे तरीके से शांत है, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये बड़ा ही इमोशनल हुआ होगा, इसलिए सारे के सारे शांत थे। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पे दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारा भी वीडियो एंड हो चुका है, मगर इससे पहले आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को अच्छे से देखिए। जो लोग इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको हम मदद कर पाए। और हमारे चैनल को भी आप लोग मदद कीजिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।